नमस्कार। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग आज से निबंध के सेक्शन में कक्षाएं शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, निबंध का सेगमेंट पिछले 2 परीक्षाओं से इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड बनकर उभरा है पिछले 2 वर्षों में, 68वीं और 69वीं में। और सिलेक्शन में, चयन में बहुत बड़ा योगदान इसने दिया है। जाहिर है 70वीं मुख्य परीक्षा में भी निबंध की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी जैसी 68वीं और 69वीं में रही है। अच्छा निबंध लिखने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है, इसकी समझ तो होनी ही चाहिए। यह भी समझ होनी चाहिए कि जिस तरह के निबंध बीपीएससी में पूछा जाएगा या पूछे जा रहे हैं पिछले 2 परीक्षाओं में, उनकी प्रकृति क्या है, क्यों ऐसे निबंध पूछे गए हैं, भविष्य में क्या ऐसे ही निबंध पूछे जाएंगे, और यदि हां तो क्या वजह है कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान या सिविल सेवा की तैयारी की जांच करने के लिए निबंध को आधार बनाया गया, एक बहुत महत्वपूर्ण खंड या बहुत महत्वपूर्ण पेपर बनाकर। इसकी भी समझ हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। निबंध हम बचपन से लिखते हैं आ रहे हैं, सबने लिखा ही होगा। आलेख, लेख, निबंध, स्कूल से ही हम निबंध लिखते रहे हैं। स्कूल में निबंध लिखना या लेख लिखना और सिविल सेवा के लिए निबंध लिखना, दोनों में अंतर क्या है, यह भी हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम अपने निबंध लेखन को बेहतर बना सकें। सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छा निबंध लिखना और बेहतर लिखना, दोनों में फर्क है। अच्छा निबंध अगर हमने लिखा, बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छा निबंध लिखा, अच्छे अंक आ गए। लेकिन चूंकि यह प्रतिस्पर्धा है और प्रतियोगिता परीक्षा है, तो हमारा निबंध अच्छा नहीं बल्कि दूसरों से बेहतर होना चाहिए, तभी चयन में उसकी कोई भूमिका होगी। तो अच्छा निबंध लिखना है या हमें दूसरों से बेहतर लिखना है, इस पर हमें अधिक विचार करने की जरूरत होती है, राइट। तो हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम ऐसी बातों पर गौर करें, हम ऐसी चीजों को ध्यान में रखें, हम ऐसी बातों को निबंध में शामिल करें जो हमें, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तब तो अच्छा निबंध है ही, लेकिन अगर रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो हमारा निबंध दूसरों से बेहतर होना चाहिए, तभी हमें एडवांटेज मिलेगा, तभी हमें लाभ मिलेगा कि हम परीक्षा में अच्छे अंक और बेहतर अंक प्राप्त कर पाए। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाउ टू राइट बेटर देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा हम बेहतर निबंध कैसे लिख सकते हैं। निबंध को अगर हम एक सामान्य भाषा में परिभाषित करें तो यह कहा जाता है कि एक निश्चित विचार है जिसकी व्याख्या की गई है पूरी तरीके से। निबंध में विचार की भूमिका या विचार का महत्व सबसे अधिक होता है। किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर जो हमारा विचार है, वही विचार कैसे बंधा हुआ है, एकजुट है कैसे, और कैसे एक खास निष्कर्ष की तरफ जा रहा है, कैसे हमारी बौद्धिकता को अभिव्यक्त कर रहा है, ये सारी बातें निबंध के अंदर आ जाती हैं। निबंध को अगर हम एक और तरीके से परिभाषित करें तो यह कहा जाता है कि essay is a discourse where you write almost everything about almost anything। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय, किसी भी मुद्दे पर हम लगभग सभी मुद्दों पर, लगभग सभी विषयों पर हम उसकी लगभग सभी बातें अगर लिख दें तो वह निबंध हो जाएगा। टू राइट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग, लगभग किसी भी या लगभग सभी मुद्दों पर
हमने अगर उसकी लगभग सभी बातें लिख दी हैं तो वह निबंध का रूप ले लेती है। तो इट्स ए लॉन्ग डिस्कोर्स, एक लंबा व्याख्यान है, एक लंबा आलेख है, वह एक लंबी राइटिंग है जिसमें मूल तत्व उसका हमारा विचार है। अगर ऐसे देखा जाए तो कहा जाता है कि निबंध को अगर हम डिफाइन करें तो कहा जाएगा कि निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम। निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम, एक ऐसी रचना जिसमें कोई विचार गूंथा गया हो। कहा गया है निबद्धते अस्मिन् इति अधिकरणे निबंधनम, एक ऐसी रचना है जिसमें कोई एक निश्चित विचार है जो हर जगह उपलब्ध है, गूंथा गया है। गूंथने का शब्द हमारे पास आता है, जैसे अगर आटा गूंथा है और उसमें नमक डाला है तो उसके हर भाग में वो नमक का टेस्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह एक ऐसी रचना है जिसमें अगर कोई विचार गूंथा गया है तो जहां जहां जैसे जैसे जितने वाक्य हम पढ़ेंगे उसमें उस हर वाक्य में वही विचार अंतर्निहित दिखना चाहिए, तभी उसको हम निबंध कह सकते हैं। इस प्रकार अगर निबंध की परिभाषा दी जाए तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें ऐसा लगेगा कि वैचारिकता निबंध की सबसे बड़ी खासियत है। और शायद यही जानना चाहता है परीक्षक आपकी परीक्षा में कि क्या जो सिविल सेवक बनने वाले लोग हैं उनकी अपनी मौलिक विचार हैं या नहीं, क्या उनको विषयों की टॉपिक्स की समझ है या नहीं, क्या वो अपनी बात बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के व्याख्यायित कर सकते हैं या नहीं, अभिव्यक्त कर सकते हैं या नहीं, उनकी भाषा किस प्रकार की है और कितनी अभिव्यक्ति है उसमें, कितना प्रवाह उस भाषा में है, लेखन शैली उसकी कैसी है, उसके सोचने का दायरा कितना है, कितने आयामों पर उसने अनुसंधान कर रखा है, कितने आयामों तक उसकी सोच विस्तृत हो सकती है, ऐसी सारी बातें परीक्षक देखना चाहता है हमारे निबंध में। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था या दिया अभी हक्सले की परिभाषा का कि एसे इज अ डिस्कोर्स इन विच यू राइट ऑलमोस्ट एनीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। हक्सले ने इसी रूप में परिभाषित किया। और दूसरी तरफ हमने यह कहा कि ऐसी रचना जिसमें विचार गूंथा गया हो। अब अगर हम बिल्कुल साधारण तरीके से बात करें इसकी कि निबंध है जिसको बांधा नहीं है हमने, विचार को बांधा नहीं है हमने, स्वतंत्र हैं हम अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वह निश्चित रूप से एक तर्क संगत विचार होना चाहिए। अब मान लें कि हमने कोई भी विचार किसी भी विषय पर रखा तो प्रश्न यहां यह खड़ा होगा कि मेरे विचार सामने वाला क्यों मानेगा। कोई उसको सिद्ध करने के लिए, अपने विचार को सिद्ध करने के लिए हमें तर्क देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे तर्कों पर ही यह विचार रखा जा गया है और ऐसे ऐसे तर्कों के कारण आपको हमारी बात स्वीकार करनी ही होगी। यह गुण उस निबंध में अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि विचार के साथ साथ तर्क होना चाहिए उसके पीछे। बिना तर्क के हम अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, हम अपने विचार को सिद्ध नहीं कर सकते। तो निबंध का उद्देश्य यह भी हो गया कि यू हैव टू राइट समथिंग ऑन एनी टॉपिक विथ योर ओन आइडिया एंड यू हैव टू जस्टिफाई दिस विथ रैशनैलिटी। आप किसी भी विषय पर अपने विचार लिखें और विचार लिखने के साथ साथ आप उसको अपने तर्कों से सिद्ध करें, तभी सामने वाला उसको स्वीकार करेगा। अगर हम तर्क नहीं देंगे तो तर्क देना तो प्रशासक का एक गुण है, बिना तर्कों के प्रशासक बात नहीं करते। तो जो भी बात प्रशासक ने कहा कम शब्दों में प्रशासक की बात सुनी गई और उसने इतने तार्किक तरीके से वो बात कही कि जो जनता है
जिस पर वो नीति लागू हो रही है वह जनता उस प्रशासक की बात स्वीकार करने के लिए लगभग बाध्य हो जाए। तो तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो निबंध में एक तो विचार हो गया और एक हो गया तर्क। दो बातें बहुत अनिवार्यतः ऐसा कह सकते हैं कि दो बातें अनिवार्य रूप से निबंध में हमें दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ हमारे विचार हो सकता है बहुत अच्छे हों, हमारे तर्क बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाने में अक्षम हूं या असमर्थ हूं या उसको मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा बेहतर तरीके से, तो आप तक मेरी बात, मेरे विचार, मेरे तर्क नहीं पहुंचेंगे और ऐसी स्थिति में आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक वही स्थिति परीक्षक के सामने भी है कि अगर अभ्यर्थी ने कोई बात लिखी है और उसको तर्क से सिद्ध भी किया है, लेकिन अगर उसकी अभिव्यक्ति नहीं है बेहतर, तो परीक्षक तक वह बात नहीं पहुंचेगी और हमें वह अंक नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि विचार और तर्क के साथ साथ हमारे पास अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। किसी भी बात को कैसे रखा जाना है सामने, किसी भी बात को किस तरीके से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, यह अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इसी अभिव्यक्ति के आधार पर हम निबंध को अच्छा या खराब या बेहतर या उत्तम, जो हम जिस श्रेणी में रखना चाहें वहां रख सकते हैं। लेकिन विचार तो मान लिया एक वाक्य में हमने लिख दिया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मान लिया अरस्तु ने यह वाक्य लिखा, तो विचार तो बड़ा ही छोटा सा एक वाक्य है विचार बताने के लिए। अब उसको वो तर्क से सिद्ध भी करेगा और तर्क से सिद्ध करने के बाद उसको तर्क से सिद्ध करने के लिए वह उसका विवरण देगा, डिस्क्रिप्शन, उसकी व्याख्या करेगा, विस्तार से उसकी बात कहेगा, विवरणात्मक एक्सप्रेशन देगा, वह विवरण देगा, व्याख्या करेगा उसकी, और उसके बाद उसी व्याख्या में अपने तर्क शामिल करेगा। तो विचार है, विवरण है, अभिव्यक्ति है, तर्क है, विश्लेषण है, ऐसे बहुत सारे गुण एक निबंध में देखे जाएंगे सिविल सेवा के निबंध में। इसका मतलब है कि अगर हम निबंध के जरिए जिन जिन बातों का परीक्षण करना चाहते हैं वो क्या है कि प्रशासक की वैचारिक क्षमता कितनी है, प्रशासक की तार्किक क्षमता कितनी है, किसी बात की व्याख्या करने की क्षमता उसकी है या नहीं, किसी बात को अभिव्यक्त करने की क्षमता है या नहीं, या किसी बात या तथ्य का विश्लेषण करने की क्षमता है या नहीं। अगर ऐसी क्षमताएं नहीं है या हैं तो वह प्रशासक खराब या अच्छा सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य से निबंध पूछे जाते हैं और इसी उद्देश्य से हमें निबंध लिखना भी चाहिए, ताकि हम अपने निबंध के जरिए इन गुणों को सामने रख सकें परीक्षक के, और तभी हम अच्छे अंक की उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि बचपन से हम निबंध लिखते आ रहे हैं, लेकिन वह निबंध और अभी के निबंध में फर्क क्या आया? तो पहले जो निबंध होता था या होता है स्कूल के लेवल पर, उसको हम अनिवार्य रूप से उसको कहते हैं लेख, आर्टिकल है। तो लेख आमतौर पर उसका साइज छोटा होता है, तुलनात्मक रूप से छोटा है। किसी भी विषय पर हम आलेख लिख रहे हैं अगर, दूसरा उसके बारे में विवरण तो दिया लेकिन संक्षिप्त विवरण है। संक्षिप्त विवरण है। तीसरा क्या है कि तर्क की अनिवार्यता
नहीं है। अनिवार्य रूप से तर्क होगा ही यह नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता उस पर नहीं है। इसका मतलब है कि इस लेख में सूचना का महत्व अधिक है। यह लेख कि तुलनात्मक रूप से छोटा है, विषय या टॉपिक का संक्षिप्त विवरण है, तर्क की बहुत आवश्यकता नहीं है और सूचनाओं का विशेष महत्व है। राइट? ये आलेख है या लेख है। अब अगर हम निबंध की बात करें, तो अभी जैसे मैंने कहा कि ऐसी रचना जिसमें कोई विचार गूंथा गया हो, तो सबसे पहली बात क्या होगी? विचार। मूल विचार है, लेखक का मूल विचार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाए, लेखक का मूल विचार है। दूसरा, विस्तृत विवरण है। तीसरा, तर्क की अनिवार्यता है। चौथा, विश्लेषणात्मक भाषा है। स्पष्ट अभिव्यक्ति है। राइट? और ये 5 जो पॉइंट है हमारे, ये इसको निबंध बनाते हैं और लेख से अलग करते हैं इसको। राइट? इस आधार पर हम दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। अब क्या है कि जब हम लिखने की बात करेंगे तो इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा। एक तो है, अब इसको अब निचोड़ दें, इसको प्रिसाइजली लिखें। तो एक शब्द मैं लिख रहा हूं यहां, IDE। शब्द बन गया आइडिया। आइडिया में आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन, विवरण। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। एंड ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, विश्लेषण। ये 4 हो गए। अब इनको हम कंबाइन कर दें। ये बन गया तर्क या आर्गुमेंट। यही निबंध है।
अंक कहां कहां मिलेगा, हमारी सूचना कितनी है, हमारा विवरण कैसा है, हमारी अभिव्यक्ति कैसी है, हमारा विश्लेषण कैसा है और हमारा तर्क क्या है, इन चीजों पर हमें अंक मिलेंगे। अगर ये चारों बातें मिल जाएं तो हमारे विचार का चार अवयव है, यह चारों मिल जाएंगे तो हमारा विचार विकसित हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि इफ यू हैव अ थॉट, जिसको हम कह सकते हैं बौद्धिक ईमानदारी, बौद्धिक रूप से ईमानदार अगर व्यक्ति होगा तो उसके तर्क में ये चार बातें अंतर्निहित होंगी। तो इसी तर्क की तलाश है परीक्षक को, कि हम जैसे एक उदाहरण लें, अभी तो मैं आपको प्रश्न का उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण लें कि आधुनिकीकरण और हमारे सामाजिक मूल्य। तो आधुनिकीकरण क्या है, मैं आधुनिकीकरण के बारे में क्या समझता हूं, मैं सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या समझता हूं, और आधुनिकीकरण और सामाजिक मूल्य के बीच का संघर्ष क्या है, आधुनिकीकरण और सामाजिक मूल्य के बीच परस्पर अंतर संबंध कैसा है, मेरी राय उस पर क्या है कि वाकई आधुनिकीकरण से सामाजिक मूल्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं या सकारात्मक रूप से होते हैं। यह मेरा विचार है और उस विचार को हमने किस तरीके से अभिव्यक्त किया है, कितना उसकी व्याख्या की है, कितना विवरण दिया है और किन तर्कों पर हमने यह बात अपनी सिद्ध की है कि आधुनिकीकरण से सामाजिक मूल्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह निबंध में देखा जाएगा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, या ऐसा कहूं मैं बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए। हमें फिर से बात कहा जा रहा है कि हमें उस विषय की थीम, उस विषय की मूल बात तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो अगर हमने 10, 20, 25, 50 मूल तत्वों पर निबंध लेखन कर लिया तो उसके अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे वो स्वतः कवर हो जाते हैं। अगर हमने मान लिया कर लिया सामाजिक मूल्य, तो सामाजिक मूल्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं वो हमारी पकड़ में होंगे। अगर हमने कर लिया लोकतंत्र, अगर कर लिया पंथ निरपेक्ष चरित्र, अगर हमने कर लिया सभ्यता और संस्कृति, तो हमारे निश्चित रूप से हमारे अंदर जो लेखन क्षमता है वो उसका विस्तार बहुत तेजी से हो जाएगा और निश्चित रूप से हम अच्छे या बेहतर निबंध लेखन की शैली का विकास कर पाएंगे। यह निबंध लेखन की विशेषता है। अब बीपीएससी में जो निबंध लेखन की बात आ रही है उसमें परीक्षक की तरफ से यह बात स्पष्ट कही गई है, आयोग की तरफ से, कि आपकी लेखन शैली का परीक्षण होगा। क्या क्या परीक्षण होगा? निबंध के जरिए निम्नांकित गुणों का परीक्षण किया जाएगा। पहला क्या है? वैचारिक क्षमता और बौद्धिक ईमानदारी का मतलब होता है विचार की मौलिकता, आपकी अपनी राय कैसी है यह देखा जाएगा। दूसरा है लेखन शैली। तीसरा है भाषा, भाषा का स्तर। चौथा है विश्लेषणात्मक क्षमता और पांचवा है तर्कशीलता। इन बातों का परीक्षण करेंगे हम। इसका मतलब है निबंध के आयामों के आधार पर ये हम परीक्षक हमारा
करेगा, परीक्षा करेगा अपने निबंध के माध्यम से, हमारे लेखन की शैली के माध्यम से। तभी जाकर हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि आप किस तरह का निबंध लिख पा रहे हैं। बीपीएससी ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही कि अगर बिहार में किसी को काम करना है तो बिहार की सांस्कृतिक विरासत, बिहार की सभ्यता, बिहार की सांस्कृतिक विरासत समझ में आनी चाहिए, राइट। अगर बिहार की संस्कृति को समझना है तो उसकी गहराई में जाना होगा। और उसकी गहराई कैसे होगी कि अगर मान लें कि हम एक ढांचा बनाए, यह हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसी पर आर्थिक व्यवस्था होती है, इसी पर राजनीतिक व्यवस्था होती है, और इसके बाद फिर हम चले जाते हैं विश्व स्तर पर, और इसके नीचे सांस्कृतिक व्यवस्था है। संस्कृति की समझ होनी चाहिए, तभी हम समाज को समझ सकते हैं। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और तब हम इसको समझ पाएंगे, राइट। तो जब तक सांस्कृतिक समझ नहीं होगी तब तक हम शायद उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को हम समझ नहीं पाएंगे। यह एक वास्तविकता है। अब संस्कृति के अंदर रहन सहन, खान पान, विचार, विश्वास, ठीक है, प्रचलित मान्यताएं, ऐसी बहुत सारी बातें संस्कृति में विद्यमान होती हैं। इनको समझने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट है। मुहावरा क्या है? वाक्य का अंश है, पूरा वाक्य नहीं है। वह अंगूठा दिखाना, नाक का बाल होना, उसको कहते हैं मुहावरा। जो पूर्ण वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, लेकिन वाक्य में प्रयोग में लाया जा सकता है, यह कह सकते हैं। लोकोक्ति क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में जो जीवन शैली से संबंधित है उसकी अभिव्यक्ति है वह लोकोक्ति। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे अगर हम कुछ प्रश्न देखें लोकोक्तियों पर, धर्म के बिना विज्ञान नांगर क्षय, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। पानी में मछरिया दोनों कुटिया बखरा, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। मूस मोटाई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई। ये सब जितनी भी वाक्य हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में कालांतर में विकसित होने वाले ऐसे वाक्य हैं जो हमारे जीवन शैली से संबंधित हैं, जो हमारे अनुभवों से संबंधित हैं, और जो सामान्य बोलचाल की भाषा में चूंकि प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इनकी समझ हमारी बहुत अच्छी होती है और हम वास्तविक अर्थ में उस अनुभव का लाभ उठा सकते हैं उस स्थिति को समझने के लिए।
तो मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्व किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इसी कारण से प्रोबेबली बीपीएससी ने यह खंड रखा है निबंध में कि आप अगर बिहार में काम करना चाहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था की समझ रखने के लिए आपको सांस्कृतिक विरासत की समझ रखनी होगी। और संस्कृति की समझ उसी की बोलचाल की भाषा से अगर हो तो उससे बेहतर समझ हो नहीं सकती, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसा स्पष्ट है, ऐसा सटीक है, यही वास्तविकता है। इस आधार पर हमने मुहावरे और लोकोक्ति की बात एक खंड में रखी है। तो कुल मिलाकर 3 खंडों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। अब देखना यह है कि तीनों खंडों में अलग से कौन कौन सी बात रखी गई है। अब देखें 3 खंड है, इसमें तो मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित है, यह तो स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या है, लिखा है जंगल। अब यहां पर देखिए, यह है आपको 68वीं का है यह, कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। इसकी व्याख्या करता हूं मैं। पहले हम लोग को यह फाइंड आउट करना है कि खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में किस प्रकार के निबंध हैं। दूसरा है कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तो जंगल क्या है, साहित्य क्या है, 2 बातें आई। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। कर्म क्या है, कैसा है, यह समझना है। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। तो जंगल क्या है, कर्म क्या है, कला क्या है और साहित्य क्या है। तो जब हम यह देखते हैं कि कौन सी चीज क्या है, इसका मतलब है कि यह संकल्पनाओं से संबंधित है। कि जंगल क्या है, क्या करता है, साहित्य क्या है, क्या करता है, कला कैसी है, क्या है, किस प्रकार की है, और हमारा कर्म कैसा है। इस आधार पर देखा जाएगा कि संकल्पनाएं कैसी हैं। दूसरा खंड देखें 68वीं का ही, कि हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। विचार जीवन का आधार है और कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। इसका मतलब है कि इसमें चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे इंटरनेट की बात करें, चाहे विचार की बात करें, चाहे कोविड के बाद शिक्षा की बात करें, यह उसके महत्व की बात करता है। कि शिक्षा कैसी शिक्षा, क्या होगा ऐसा अगर विचार है जीवन का आधार है, क्यों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द थॉट। उसके बाद इंटरनेट ने ऐसा कर दिया है, डू यू एग्री, इंटरनेट का महत्व क्या है, भूमिका क्या है। तो भूमिका और महत्व की बात हो रही है दूसरे खंड में। यहां अगर देखें, पहले खंड में हमने देखा है संकल्पनाएं हैं, कि संकल्पना साहित्य क्या है, जंगल क्या है, कला क्या है, कर्म क्या है। और यहां पर देखा जा रहा है कि विचार का महत्व क्या है, इंटरनेट का महत्व क्या है, इतिहास का महत्व क्या है और शिक्षा के बदलाव का महत्व क्या है। तो महत्व और भूमिका की बात यहां की जा रही है। अब अगर 69वीं की बात करें, ये तो फिर आ गया आपका मुहावरे लोकोक्ति वाला। 69वीं की बात करें, यहां देखें
कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड में रहस्यों को जानने में सहायक है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। और क्रांति ने मानव के संचार के साधनों टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि कर दी है। यहां क्या हो गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, कृषि की अर्थव्यवस्था में भूमिका, धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार में भूमिका बढ़ाने में भूमिका, और क्रांति की भूमिका। यहां भी भूमिका और महत्व की बात यहां की गई है। खंड 2 में क्या है? महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, नई शिक्षा नीति के फायदे और नुकसान, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय। जलवायु परिवर्तन क्या है, नई शिक्षा नीति क्या है, योग क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, यहां पर संकल्पना है और ऊपर में भूमिका और महत्व है। कुल मिलाकर क्या देखा हमने कि खंड 1 और 2 में संकल्पनाएं और भूमिका तथा महत्व, इस रूप में हम वर्गीकरण हमने किया है इसका निबंध का, कि ऐसे निबंध हमने पूछे खंड 1 और खंड 2 में। तो मान लिया 68वीं के खंड 1 में संकल्पना है, खंड 2 में भूमिका है। 69वीं में खंड 1 में भूमिका है, खंड 2 में संकल्पनाएं हैं। तो हेर फेर भले हमने कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर निबंध इसी पर पूछे जा रहे हैं। और एक खंड है वो मुहावरे और लोकोक्तियों पर आधारित है। यह हमारे क्या जानना, संकल्पनाओं से क्या जानना चाहता है? हमारे विचार। यह जानना चाहता है कि हमारी समझ कैसी है, और यह जानना चाहता है संस्कृति के प्रति जागरूकता। तो जागरूकता है, समझ है और विचार है, 3 बातें। उद्देश्य क्या है? अभ्यर्थियों की क्या है वहां? अभ्यर्थियों में वैचारिक क्षमता, उनकी समझ और सांस्कृतिक जागरूकता का परीक्षण करना है। यह कह सकते हैं कि इस आधार पर वह परीक्षक जो है वह हमारे निबंध लेखन से ऐसी बातों की जांच करेगा। राइट। अब हमें करना क्या है कि हम, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम थीमेटिक चीजों पर पहले विचार करेंगे, ताकि हमें संकल्पनाओं की समझ हो। जब संकल्पनाओं की समझ हो जाती है तो हमसे 2 बातें क्लियर होंगी, एक तो यह, दूसरा यह। जब संकल्पनाएं समझ में आएंगी तो उसकी भूमिका और महत्व को समझना आसान होगा। तो हमें अगर थीमेटिक चीजों पर बात करें तो हम उस थीम को भी समझ सकते हैं और उससे संबंधित जितनी बातें होती हैं उनकी भूमिका और उसके महत्व का आकलन भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए निबंध के टॉपिक्स को समझना और उसको पकड़ना परीक्षा में तुलनात्मक रूप से सरल साबित होगा। रही बात खंड 3 की, तो वह बाकी दोनों खंडों से बिल्कुल अलग है, अपने स्वरूप में भी और अपने उद्देश्य में भी। चूंकि यह अलग है इसलिए हम इस पर विचार अलग वीडियो में करूंगा मैं, जहां पर बिहार में मुहावरे और लोकोक्तियों पर जो निबंध की बात आएगी उसमें किस तरह के निबंध पूछे गए, उसका उत्तर क्या हो सकता है और भविष्य में क्या हो सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां जिसको पूछा जा सकता है, वह देखा जाएगा अगले एक वीडियो। चूंकि इसकी अभी जैसे मैंने कहा
कि इसका स्वरूप और इसका उद्देश्य दोनों ही अंतर है बाकी दो खंडों के निबंध से। तो आज की कक्षा में हम लोग खंड 1 और खंड 2 के जो अब तक निबंध आए हैं उन पर हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। संक्षेप में बता देता हूं आपको कि क्या है, और फिर अगली कक्षा से फिर हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक्स पर जो थीमेटिक है। जैसे मान लिया मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण है, जैसे मैंने कहा कि आधुनिकीकरण है, जैसे मैंने कहा शिक्षा के प्रति जागरूकता है, जैसे मैंने कहा पंथ निरपेक्ष चरित्र है, इस सामाजिक नैतिक मूल्य हैं। तो ऐसे कुछ थीमेटिक इश्यूज को निकालकर पहले हम लोग उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर उस थीम से संबंधित जितने टॉपिक्स होंगे पॉसिबल निबंध के, उनका हम फॉर्मेट भी करेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे क्लास में, और उनकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे कि आप उसमें क्या ऐसा लिखेंगे जिससे आपको तुलनात्मक रूप से, सापेक्षिक रूप से बेहतर अंक प्राप्त हो। तो जैसा मैंने कहा कि खंड 3 के मुहावरे और लोकोक्तियों पर जो आधारित निबंध हैं, ये अपने अपने स्वरूप और उद्देश्य में खंड 1 और खंड 2 के टॉपिक से अलग हैं, इसलिए इन पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। राइट, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जो टॉपिक्स आए हैं वह क्या हैं। मैं ब्रीफ में उनकी बात कर देता हूं आज, ताकि आपको एक आउटलाइन मिल जाए कि निबंध में क्या पूछा जाता है और क्या पूछा गया है अब तक, और हमारा उत्तर क्या होना चाहिए था, उस पर हमें चर्चा कर लेनी है। पहला टॉपिक है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। जंगल क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक शब्द है यह। इसका मतलब कि प्रकृति अपना निर्माण स्वयं करती है, प्रकृति अपने बारे अपना विकास स्वयं करती है, अपना निर्माण स्वयं करती है, और मनुष्य के आकर प्रकृति के संजोने या मनुष्य के प्रति या मनुष्य से यह अपेक्षा नहीं करती कि वह आकर या कोई दूसरा जीव जंतु आकर उसको सजाए संवारे या उसका विकास करे या उसका निर्माण करे। इसका मतलब है कि प्रकृति का महत्व मानव जीवन या अन्य प्राणियों के जीवन से कहीं ज्यादा है, और प्राकृतिक रूप से अगर हम उस प्रकृति की अगर हमें रक्षा करनी है तो यह हमारा दायित्व है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। चूंकि मानव न उसके निर्माण में सहायक होता है, उसके निर्माण में सहायक नहीं है, बल्कि वह उसी प्रकृति का एक भाग है, और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जंगल अपना निर्माण स्वयं कर लेता है और किसी के द्वारा बीज फेंकने की अपेक्षा नहीं रखता। इसका मतलब है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और प्रकृति की रक्षा करना मानव का धर्म है, और मानव के द्वारा ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। यही प्रकृति के संरक्षण का मूल मंत्र होगा। तभी जाकर हम संरक्षण की बात कर सकते हैं, तभी जाकर हम धारणीय विकास कर सकते हैं, तभी जाकर हम सामाजिक धारणीयता सुनिश्चित कर सकते हैं, तभी जाकर हम आर्थिक धारणीयता सुनिश्चित कर सकते हैं, और हम राष्ट्र और प्रदेश का विकास कर सकते हैं। तो बहुआयामी आधारों पर हम इस निबंध को लिखकर मानव प्रकृति संबंधों की चर्चा कर सकते हैं, मानव प्रकृति संबंधों की चर्चा कर सकते हैं विस्तार से। एक कविता की एक लाइन है कि तुम जब भी जंगल में जाओगे ईर्ष्या से जल जाओगे, झूमती सनसनाती हवाएं तुम्हें ईर्ष्या से जलाएंगी, तुम जब भी जंगल में जाओगे ईर्ष्या से जल जाओगे। क्योंकि जंगल सर्वशक्तिमान है, जंगल प्राकृतिक है, जंगल में सौंदर्य है, जंगल सबकी रक्षा करता है, और जंगल ही मानव को आकर्षित कर रहा है कि आओ और हमारी रक्षा करो, हम और तुम साथ मिलकर धारणीय विकास के प्रति अग्रसर होंगे। दूसरा टॉपिक है कि लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। सामाजिक क्रिया कैसे? अगर हम साहित्य की बात करते हैं
एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि शब्द मेरे क्यों हो विचलित, क्यों हो उदास, क्यों हो कुंठित, क्या नहीं तुम्हें आभास कोई, मन में नहीं विश्वास कोई, अंगारों पर चलकर देखो, स्वर्ण बनो तब कर देखो। शब्द मेरे तुम हो उमंग, मुखरित तुमसे है ध्वनि तरंग, तुमसे निर्मित है इंद्रधनुष, हर्षित तुमसे है सात रंग, नवगीत बनाए हैं तुमने, नवदीप जलाए हैं तुमने। ये जो 4, 5, 8 पंक्तियां हैं, ये बता रही हैं कि शब्द का महत्व क्या है, शब्द कैसे झंकार उत्पन्न कर सकते हैं, शब्द कैसे व्यक्ति को झिझोड़ सकते हैं, शब्द कैसे विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, शब्द कैसे समाज में भावनाओं को, मान्यताओं को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, कैसे हमें मूल्य आधारित विकास के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर मूल्यों, नैतिकता की भावना को सुदृढ़ बना सकते हैं। ये सारी बातें शब्दों के अंदर छिपी हैं, सारी शक्ति शब्दों के अंदर है। वह केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, वह हमारी सामाजिक क्रिया और नैतिक क्रिया का भी आधार स्तंभ है। अगर साहित्य अच्छा होगा तो हमारी नैतिकता का स्तर भी ऊंचा होगा, हमारी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक क्रियाएं महत्वपूर्ण होंगी। यह भी बताने की कोशिश करते हैं शब्द और साहित्य। यह बात बतानी है साहित्य क्या है और साहित्य की भूमिका क्या है। तीसरा है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। हम सक्षम नहीं हैं, हम काम नहीं करना चाहते, क्यों? इस डर से कि शायद मेरा काम गलत होगा। लेकिन हम काम नहीं करें, इससे अच्छा है कि हम ऐसा काम करें भले उसमें कठिनाई हो, भले उसका रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हो, भले उसका प्रतिफल हमारे विरुद्ध हो, लेकिन हम इस डर से, इस भय से अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी समस्या क्या होगी कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे, भयक्रांत हो जाएंगे। और भय करना हमारे विकास में सबसे बड़े व्यवधानों में से एक होगा। इसलिए विकास अगर करना है तो निष्क्रियता पर काबू पाना पड़ेगा। अगर विकास करना है, समृद्ध होना है किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को, तो विकास करना होगा। और विकास करना होगा तो भय से बाहर आना पड़ेगा। और भय से बाहर आने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, पहलकारी प्रयास करना होगा। तो यह पहलकारी प्रयास का एक उदाहरण दे रहा है कि व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। अगर हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्म किया जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं की जानी चाहिए। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। जो कला है, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है। जैसा हमारा अनुभव है वैसी हमारी अभिव्यक्ति होगी। हम कलाकार हैं, हम साहित्यकार हैं, हम कोई भी हों, लेखक हैं, कवि हैं, नृत्य करने वाले हैं, हम पेंटर हैं, चित्रकार हैं, कोई भी हैं। अगर हमने कला सीखी है तो हमारी कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है, हमारे अनुभव को और बेहतर रूप से अभिव्यक्त करती है। तो कला कैसे हमारे अंदर की भावनाओं को उभारती है, कला का महत्व क्या है, कला की भूमिका क्या है, इसी की बात कर रहा है यह निबंध का टॉपिक। और सत्य को उद्घाटित करती है, जो वास्तविकता है वह हमारे सामने उजागर करती है। कला तभी उत्कृष्ट होगी जब वो सत्य के नजदीक हो। कला तभी उत्कृष्ट होगी जब हमारे अनुभव से निर्देशित हो, जब हमारे अनुभव से दिग्दर्शित हो, जब हमारे अनुभव को उजागर करती हो। तभी उस कला को हम उत्कृष्ट कला कह सकते हैं और तभी हम उससे सत्य के उद्घाटन की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो कला का महत्व और कला के की भूमिका पर यह निबंध लिखना है। इस आधार पर हम इसकी चर्चा आसानी से कर सकते हैं। दूसरा खंड देखिए कि हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। हमें आमतौर पर ऐसा लगता है कि हम इतिहास के निर्माता हैं। हम निर्माता बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले इतिहास हमें बनाता है। हमारे सामने
परिस्थितियां जो होती हैं, हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, वह इतिहास हमें सिखलाता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमने इतिहास बनाया भले नहीं हो, लेकिन हमने इतिहास से सीखा अवश्य है कि हम इतिहास से क्या सीखते हैं। संदर्भ, इतिहास से हमें क्या मिलता है, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, समय, परिस्थिति, स्थान, इसकी जानकारी मिलती है, हमारी पहचान होती है। तो इतिहास हमें हमारी पहचान से अवगत कराता है। यह बात कही जा रही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्री इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्री टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। अगर हमारे इतिहास से हमारी पहचान नहीं बन पा रही तो वह हमारे लिए संकट का माहौल पैदा करेगी। तो इतिहास की भूमिका हमारे पहचान बनाने में कैसे है, यह निबंध की मूल बात है। यही इसी मूल विचार को लिखना है हमें कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इतिहास किसी व्यक्ति के, किसी संस्था के पहचान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए कहा गया कि हम इतिहास नहीं बनाते, बल्कि इतिहास हमें बनाता है। इतिहास से हमें ऐसी ऐसी सीख मिलती है, इतिहास हमें अपने आप को पहचानने में मदद करता है। यह बात इसके निबंध के अंदर आएगी। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। इंटरनेट का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में कहें अगर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जालों का संजाल। जाल तो एक हो गए, ऐसे बहुत सारे संजाल हैं। तो एक सूत्र अगर हमें मिला तो यह सूत्र यहां से भी जुड़ा हो सकता है, यह सूत्र यहां से जुड़ा हो सकता है, यह यहां से जुड़ा सकता है, यह जुड़ाव यहां से हो सकता है। इसने एक गांव का रूप ले लिया। तो इंटरनेट की भूमिका है, इंटरनेट ने क्या किया है, बहुत हद तक यह तथ्यात्मकता भी है, इसमें तथ्यात्मक प्रश्न भी है। ऐसा देखकर लग रहा है कि इंटरनेट की भूमिका क्या है, यह हमें बताना है। और वैश्विक गांव किसको कहते हैं? गांव का मतलब हो गया कि आपसी संबंध कैसा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह समाज में अंतरवैयक्तिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में इंटरनेट की भूमिका क्या है। हाउ इंटरनेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। कैसे इंटरनेट अंतरवैयक्तिक संबंधों को सुदृढ़ बनाता है। और अंतरवैयक्तिक संबंध जब सुदृढ़ होंगे तब क्या होगा, तो संघर्ष कम होंगे समाज में। समाज में सामाजिक ससंजन, सोशल कोहेशन बढ़ता है, सामाजिक विश्वास बढ़ता है, विश्वसनीयता बढ़ती है, और वह धीरे धीरे समाज को स्थिरता प्रदान करती है। तो इंटरनेट समाज को स्थिर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अर्थव्यवस्था में तो निभाता ही है। अगर हम व्यापार करना चाहें तो पूरे विश्व में व्यापार कहीं भी कर सकते। अगर हम समाज को स्थिर बनाना चाहें तो स्थिर भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इंटरनेट की भूमिका क्या है, यहां पर हमें इस बात की चर्चा करनी है। इसके बाद लिखा कि थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। विचार जीवन का आधार है। कोई भी कार्य बिना विचार के नहीं होता। मैक्स वेबर ने कहा है कि हर सामाजिक कार्य के पीछे कोई अर्थ होता है। वही अर्थ हमारा विचार है। क्यों करना चाहते हैं, क्या सोचकर ऐसा किया। कॉमन आदमी पूछता है सवाल आपसे, ये ऐसा काम क्या सोचकर किया था। इसका मतलब है कि कार्य गलत हो या सही, उसके पीछे कोई ना कोई विचार अवश्य होगा। बिना विचार के जीवन निरर्थक है, क्योंकि मानव विचारशील प्राणी है। बिना विचार के, रॉल्स का एक कथन है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एज इंटीग्रिटी इज ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। जिस प्रकार न्याय सामाजिक संस्थानों का पहला सद्गुण है, उसी प्रकार ईमानदारी विचारों की प्रणाली का। वैचारिक ईमानदारी है, बिना उसके हमारा जीवन निरर्थक है। बिना उसके हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को समझ नहीं सकते। तो विचार से हम क्या चाहते हैं? विचार हमारे कार्यों को निर्देशित करता है, विचार हमारी अभिव्यक्ति को निर्देशित करता है, विचार हमारी समझ विकसित कराता है, विचार हमें एक दूसरे के नजदीक लाता है, विचार हमारी मित्रता सुनिश्चित करता है, अंतरवैयक्तिक संबंधों को बेहतर बनाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य करता है विचार। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि विचार जीवन का आधार है। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, यह एक झलक है
कि ऐसे निबंध पूछे जाने के पीछे वजह क्या है और इस निबंध में क्या ऐसी बात है। जब हम लोग क्लास करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि थीमेटिक टॉपिक पर जब हम क्लास करेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे कि विचार चिंतन आराध्य है, चिंतन ही आराधना है, यही है साध्य और यही साधना है। बिना चिंतन के हम काम नहीं कर सकते। चिंतन ही आराध्य भी है, चिंतन ही है आराधना, और चिंतन ही साध्य है और चिंतन ही साधना भी है। तो हम साधना भी साध्य भी वही है। इसका मतलब कि बिना साधना और साध्य के, बिना आराध्य और आराधना के हमारा जीवन निरर्थक है। इसलिए चिंतन विचारों का जनक है और विचार जीवन का आधार है। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। कोविड के समय हमने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर गौर किया है और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से दोनों प्रभाव रख रही है। पहला प्रभाव यह है कि इसने शिक्षा का विस्तार करा दिया, क्षैतिज विस्तार करा दिया, भौगोलिक विस्तार करा दिया और वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया इसने। ये सबसे बड़ा गुण है इसका। लेकिन साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ा है और शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई है। इसलिए यह पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि शिक्षा की पद्धति जो कोविड के दौरान हुई है, शिक्षा की पद्धति जो कोविड के दौरान विकसित हुई, वह उसकी गुणवत्ता घट गई है। तो गुणवत्ता अगर घट गई है तो शिक्षा का बदलाव होना चाहिए। और ऐसी शिक्षा कैसे बदलेंगे, क्या बदलाव होगा शिक्षा में? वह बदलाव यह होगा कि शिक्षा को बहुआयामी होने की जरूरत है। शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि उसको विषय सीमा में बांध नहीं सके हम, उसको विषय के बाहर ले जाने की जरूरत है ताकि वह हमारे अंदर वैचारिकता सृजित कर सके, हमारे अंदर की भावनाओं पर हमें बुद्धिमान बना सके कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, हमारे अंदर सामाजिक नैतिक मूल्यों का प्रचार कर सके, हमारे नैतिक मानदंडों को सुदृढ़ बना सके। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, जो शायद कोविड के दौरान नहीं उपलब्ध हो पाई है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोविड के बाद बदलाव आवश्यक हो गया है शिक्षा में, और तभी हम शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, तभी हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से निबंध पूछे जा रहे हैं जो हमारे 78वीं 69वीं में हमारे पास आए थे। अब अगर देखें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछी जा रही है कि जब तक हम अन्वेषण नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, तब तक हम रहस्यों तक पहुंच नहीं सकते। तो खोज करना, अनुसंधान करना यह कितना आवश्यक है, इस पर बल दिया गया है इस निबंध के टॉपिक में। दूसरा, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। हमारा जो विकास, हमारा जो देश है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, गांव में निवास करता है भारत, हम यह जानते हैं। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का अगर सुधार करेंगे हम, तभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था का सुधार कर सकते हैं, तभी हम भारत का विकास कर सकते हैं। तो गांव का विकास, कृषि का विकास और व्यक्ति का विकास कैसे अंतर संबंधित है, इस पर चर्चा करनी है इस निबंध के तहत। धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। धन की लोलुपता, धन के प्रति जो हमारा लालच है, धन प्राप्ति, आज के समय में जब हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं तो हमारे धन के प्रति हमारा रुझान बढ़ गया है, इसलिए वह हमें भ्रष्ट बनाने की दिशा में ले जा रहा है। क्रांति ने मानव के संचार के साधनों, टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप में वृद्धि की। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जितने भी ऐसे तकनीकें विकसित हुई, उन तकनीकों ने हमारे जीवन में, हमारे सोचने में, हमारे कार्य करने में वैचारिक परिवर्तन ला दिया, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप यूपीआई पेमेंट के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद है कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। यह जो निबंध पूछा गया था, यह पूछा गया है उस ख्याल से कि महिलाओं को सशक्त बनाने में हमने जो राजनीतिक आरक्षण उनको दिया है वह कितना योगदान देगा महिला सशक्तिकरण के संबंध में। दूसरा है आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता है, योग का महत्व है। नई शिक्षा नीति है और भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो तथ्यात्मकता है इन निबंधों में, इसलिए हम इसमें आराम से इसकी भूमिका लिख सकते हैं। आज की कक्षा में जो मैंने बात आपसे कही है उसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि आपके निबंध में वैचारिक क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है।
तर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, तर्क को एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी, अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, विवरण देने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने यह भी बात कही आपसे कि हम थीमेटिक निबंध के टॉपिक पर बात करेंगे, ताकि हम एक थीम पर चर्चा करके उसकी समझ विकसित करें और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग बारी बारी से उसकी फॉर्मेटिंग करें और उस पर हम निबंध लिखने का प्रयास करें। ये कक्षा के दौरान मैं करता चलूंगा आपके साथ। तीसरी बात मैंने यह कही थी कि चूंकि जो तीसरा खंड है जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न आ रहे हैं निबंध के टॉपिक, वो चूंकि अपने स्वरूप और अपने उद्देश्य में बाकी दो खंडों से अलग हैं, इसलिए उन पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे, जिससे कि हम उसको समझ सकें कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या उसका अर्थ है और भविष्य में किस तरह की लोकोक्तियां मुहावरे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो ब्रीफ किया है अभी, उसमें उसका कारण यह था कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि संकल्पनाओं, भूमिका और महत्व को अगर फोकस करें हम, जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं उनकी संकल्पनाएं, उनका महत्व, उनकी भूमिका पर अगर हम गौर करेंगे तो निश्चित रूप से निबंध के टॉपिक हमारी परीक्षा में पकड़ में आ जाएंगे और आप उत्तर लिखने में या निबंध लेखन में आपकी शैली भी विकसित होगी, आपकी क्षमता भी विकसित होगी। मुझे लगता है कि आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है और आपको काफी हद तक इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अगर इस पर गौर से विचार करेंगे, जितनी बात मैंने कही, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अगली कक्षा में फिर हम लोग एक एक करके टॉपिक्स की बात करेंगे, थीम पर से शुरुआत करेंगे। वो थीम कोई भी हो सकती है, महिला सशक्तिकरण हो सकता है, वह आधुनिकीकरण हो सकता है, वह सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, वो शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है। किसी भी एक थीम को लेकर हम लोग उसका आरंभ करेंगे और यह बताने की फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस थीम से संबंधित जितने टॉपिक हो सकते हैं उनकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे। राइट? धन्यवाद।